स्वागत है आपका सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस शो में हम आपको आज के बाजार की पूरी जानकारी देंगे, उसका एक क्विक रिकैप आपके सामने रखेंगे, साथ ही आपको कल के बाजार के लिए भी तैयार करेंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे दर्शक भी जिन्हें एक्सपर्ट देंगे अपनी भरोसेमंद सलाह। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और कल की तैयारी में हमारे साथ जुड़ गए हैं दोनों ही एक्सपर्ट, उनको शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा मौजूद हैं और मार्केट एक्सपर्ट शर्मिला जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले आदित्य आपसे आज के बाजार पर राय लेंगे, क्योंकि आज काफी शानदार रिकवरी हमने देखा, निचले स्तरों से देखने को मिली कल के करेक्शन के बाद। कल का जो करेक्शन था वो अनएक्सपेक्टेड था, कहीं ना कहीं हम मान के चल रहे थे कि इस तरह का करेक्शन आएगा, लेकिन 21,000 के भी नीचे हम फिसले। लेकिन उसके बाद आज की जो रिकवरी आई उसको आप कैसे देख रहे हैं और अब मार्केट के लिए अहम रेजिस्टेंस आप क्या देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। जो आज की रिकवरी है काफी बेहतरीन है। काफी सारे फ्रंट्स पे जो रिकवरी बैंक निफ्टी में आई है, ऑलमोस्ट कल की गिरावट को पूरा काट के एक नए हाई पे आके खड़ी हो गई है। तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है बाजार के लिए। और जो डेरिवेटिव्स डेटा बन रहा है, दोनों लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड बन रहा है। तो मेरे हिसाब से कल का एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि यूएस में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 1.5% डाउन थे नैस्डैक डाउ जोन्स। तो थोड़ा सा ओवरऑल नजरिया थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया है। तो एक दिन रुके, फ्राइडे के दिन एक बार सेटल होने दे डस्ट को। मंडे तक ट्रेंड एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपका 1-2 हफ्ते का नजरिया या 1 महीने का नजरिया है तो बाजार बिल्कुल एक बुलिश ट्रेंड में है। जो भी गिरावट है वो खरीदने का अवसर है। और मुझे लगता है कि काफी सारे स्टॉक्स में आपको 5 से लेके 20% की तेजी 1 महीने में देखी जा सकती है। तो वी आर इन अ बुल मार्केट राइट नाउ। बिल्कुल बुल मार्केट बना रहेगा और ये जो बीच बीच में करेक्शन आएगा उसमें आप खरीदारी के भी मौके देखिए। शर्मिला आपसे भी समझना चाहेंगे, ये 2 दिन हमने देखा, शुरुआती करेक्शन भी था आज, और ये 2 दिन देखा कि बाजार ने मौके भी काफी दिए हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। इसमें आपने कोई सेक्टर या स्टॉक आइडेंटिफाई किया? और मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगला साल जो है वो एक इलेक्शन साल रहेगा। तो उसके चलते मुझे लगता है कि इंफ्रा स्पेस पर मेरा काफ़ी ध्यान रहेगा। और अगर आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इनके जो ऑर्डर बुक्स है वो बेहतरीन नज़र आती है, होल होस्ट ऑफ नेम्स। तो मेरे हिसाब से इन पर नज़र रखनी चाहिए। और एक दूसरा बास्केट, मेरे साथ 2 बास्केट्स, एक तो आईटी रह सकता है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आईटी के लिए। शायद जनवरी में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, जैसे उनके बजट्स यूएस में फाइनलाइज हो जाते हैं, ऑर्डर बजट्स। उससे काफ़ी आई थिंक क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से जो फेड के रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, हाउ द कॉर्पोरेशंस आर एक्चुअली रिएक्टिंग टू दैट, और किस तरह के हाउ दे आर पोजिशनिंग देमसेल्व्स। तो वो एक मेरे हिसाब से जैन में शायद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड आई थिंक कंजम्पशन एज अ स्पेस वो एक अच्छा स्पेस हो सकता है आगे चलकर। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 ट्रेंड हो सकते हैं अगले साल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंड है जिस पर कि आपको नजर रखनी है। बाजार पे भी आपको दोनों ही एक्सपर्ट ने राय दी है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सवाल पूछने का तरीका हमने आपको बताया ही है, यूट्यूब पर आप लाइव भी इस शो को देख सकते हैं और अपने सवाल हमें भेजिए। राजकोट से सवाल आया है दिलीप जी का इस बीच, और इनके पास है फेयर राइटिंग, 100 शेयर्स हैं, 502 पर इन्होंने एंट्री ले ली हुई थी। शर्मिला आप सजेस्ट करिए, तो हाल फिलहाल का ही आईपीओ है और इनकी जो खरीदारी है वो इन्होंने बहुत ही ऊपर लेवल पर, ऊपरी स्तरों पर ले ली है। हमने अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी देखा था इसमें, लेकिन इन्होंने थोड़ा एंट्री जो है वो ऊपरी लेवल्स पर कर ली है। अभी क्या करें? 502 पे लिया है, स्टॉक में हम लगातार देख रहे हैं गिरावट ही है, क्या करें स्टॉक में?
मुश्किल रहती है मेरे हिसाब से कि जब मेरी राय में जब नया आईपीओ आता है, तो अगर आपको आईपीओ में नहीं लगे शेयर्स और अगर आपको फिर भी बहुत इच्छा है कि आप इस कंपनी के शेयर्स लो, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 3 महीने रुकना चाहिए। क्योंकि 3 महीने में काफ़ी जो नॉइज़ रहता है व्हिच सराउंड्स एन आईपीओ वो सेटल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी क्योंकि आपने 500 पे वैसे भी लिया है, तो और रुकिए थोड़ा 3 महीने हो जाने दीजिए तो लिस्टिंग के लिए। तो आई थिंक करीबन फ़रवरी एंड मार्च में एक फिर से इसको रिविज़िट करिए और क्या प्राइस पर है, क्या वैल्यूएशन है और फिर उसके बाद एक मन बनाइए। लेकिन अभी के लिए जो आपके पास है उसको होल्ड करिए। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। अगला सवाल ले लेते हैं। मजीद अंसारी जी ने सवाल भेजा है अपना इजी ट्रिप पर। इनके पास 41 रुपए के भाव पर करीब 17,000 शेयर इन्होंने लिया हुआ है। तो काफ़ी जो शेयरों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। खरीद भाव इनका 41 रुपए के आसपास है। वहां से देखिए स्टॉक जो नीचे आया तो इनका नुकसान भी काफ़ी बढ़ गया। 50,000 रुपए का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। यहाँ पर आदित्य आप क्या सलाह देंगे इजी ट्रिप में, और अगली टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस रहा है स्टॉक का और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। अभी स्टॉक एक अपने सपोर्ट पे आके खड़ा है जो है 36 का। 36 होल्ड करता है तो एक अच्छे बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं टुवर्ड्स 42 से लेके 50 तक के। अगर ये स्टॉक 36 35 पकड़ के चलते हैं, अगर 35 का लेवल ब्रीच कर देता है तो एक बार स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतना समय बीत गया है और इसने इन्वेस्टर को रिवॉर्ड भी नहीं किया है। तो आई थिंक ये एक इमेंस वेल्थ नहीं बनाएगा आपके लिए। आपको इसकी जगह दूसरे स्टॉक पकड़ने चाहिए। इसी बुल मार्केट में काफी सारे स्टॉक आपको 1-2 दिन में भी 10% दे रहे हैं, तो वो रणनीति रहेगी इधर। ठीक है, तो ये है रणनीति आपकी इजी ट्रिप पर। कोई भी उछाल मिले निकलने की कोशिश कीजिए, और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इस तरह के मार्केट में, आप वहाँ पर एंट्री लीजिए, क्योंकि इसमें जल्द ही आपके नुकसान की भरपाई होने के चांसेस फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। और सोनल पांडे जी ने हमें भेजा है JSW एनर्जी पर। इनका सवाल है 250 शेयर्स 394 पे इन्होंने लिया हुआ है और यहाँ से मुनाफे में है। इस वक्त 417 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। आज भी 3% ऊपर था और 6,000 के आसपास का मुनाफा भी इन्हें हो रहा है। शर्मिला जी, JSW एनर्जी में क्या करें? मेरे हिसाब से बने रहिए। एनर्जी स्पेस में अगर एक दो स्टॉक मुझे काफी पसंद है, उनमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। और हम देख रहे हैं कि पूरी पावर से स्पेस में जिस तरह से एक्टिविटी हो रही है, केपेक्स भी बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि टू स्टे इन्वेस्टेड इन एनी पावर सेक्टर स्टॉक इज अ गुड स्ट्रेटेजी। और उसमें अगर मुझे आप पूछेंगे तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी मुझे काफी पसंद है, तो बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, तो JSW एनर्जी में आगे भी बने रहने की सलाह। राजस्थान से अगला सवाल आया है हमें छाया पाठक जी का। इनका सवाल मन इंफ्रा पे है। 6,800 शेयर्स इन्होंने 12 रुपए के लेवल पर लिया हुआ था। काफ़ी पहले की खरीद लग रही है इनकी। अच्छे लेवल पर एंट्री की और एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अच्छा खासा समय भी दिया इस पे। 6,800 की क्वांटिटी ली हुई है और अब देखिए इनका जो मुनाफा है वो लगभग बढ़कर 12 लाख हो चुका है। 12,61,000 के ऊपर का मुनाफा इस वक्त इन्हें इस स्टॉक में हो रहा है, क्योंकि जो इनकी बाइंग प्राइस थी वहां से हम देखेंगे तो अब 200 रुपए के पास मन इंफ्रा का स्टॉक कारोबार कर रहा है। इंफ्रा शेयरों में जिस तरह से तेजी थी उसका भी फायदा मिला, और लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रही हैं उसका भी फायदा इनको यहाँ पर मिला है। शर्मिला जी, इंफ्रा स्पेस में मन इंफ्रा कैसी लग रही है आपको? एक कंपनी इनके बाइंग लेवल से तो अब काफ़ी ऊपर आ चुकी है, तो कोई खतरे वाली बात तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इन्हें और होल्ड करना चाहिए तेजी के लिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें? क्या सलाह देंगी आप? ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तब मैंने जिक्र किया था कि इंफ्रा कंपनीज के ऑर्डर बुक्स काफी अच्छे हैं और मुझे एज अ स्पेस पसंद है, तो डेफिनेटली आई थिंक एक पॉजिटिव राय रहेगी मैन इंफ्रा पर। लेकिन जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया वो काफी बड़े प्रॉफिट पर बैठी है अभी, तो समटाइम्स मनी इन योर बैंक इज ऑलवेज बेटर देन मनी ऑन पेपर। तो उस लिहाज से अगर वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे और बाकी क्योंकि उनके पास क्वांटिटी भी काफी ठीक ठाक है, तो थोड़ी पार्शली अगर प्रॉफिट बुक करे तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए।
एटलीस्ट जो भी पैसा आपका लगा है थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए, थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए और कुछ कैपिटल के साथ आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि काफ़ी शानदार लेवल्स पर आपने एंट्री ले ली थी स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं। सदानंद पाई जी का सवाल आया है एचडीएफसी लाइफ पर। 200 शेयर्स इन्होंने 675 के भाव पर लिया हुआ है, हल्का नुकसान हो रहा है इनको स्टॉक में, इनकी खरीद से थोड़ा नीचे है। आदित्य क्या सलाह देंगे एचडीएफसी लाइफ पर? देखिए, अभी इन्होंने बहुत अच्छे समय पे लिया है क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस का अच्छा समय अब लौट आया है। आप चाहे पूरे सेक्टर का ग्रोथ देखें या फिर लीडिंग कंपनीज देखें, एसबीआई लाइफ ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एलआईसी इंश्योरेंस का अच्छा कमबैक है एंड एचडीएफसी लाइफ ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इसने ऑलमोस्ट 450 से लेके उछल के अभी 650 के लेवल पे आ चुका है। मेरा मानना ये है कि अगर इसमें थोड़ा लंबा नजरिया बना है तो इनको लाइफ टाइम हाई दिख सकता है 770 का, 800 का। तो इस स्टॉक में फंडामेंटली पोजिशनली एक पॉजिटिव राय रहेगी। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है। आपके पास अगर पेशेंस है और लॉन्ग टर्म नजरिया है तो बने रहे। ठीक है। तो एचडीएफसी लाइफ स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी काउंटर है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो अपने स्टॉप लॉस का भी ध्यान फिर आप रखिए उस हिसाब से। साई प्रसाद देसाई जी का सवाल आया है सेंट्रल बैंक पर। 2700 शेयर्स इन्होंने लिया हुआ है, 52 रुपए पे इनकी खरीद है। ये खरीद इनकी हाल फिलहाल की ही नजर आ रही है, हालांकि स्टॉक आज भी ऊपर था। करीब 2% की तेजी यहाँ पर 3.5% ऊपर था ये स्टॉक, लेकिन इनकी खरीदारी का लेवल थोड़ा ऊपर है और हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी, तो नुकसान हो रहा है इनको इस वक्त ऐसे स्टॉक में। आदित्य आप ही सलाह दीजिए क्या करें, और कुछ स्टॉप लॉस भी इन्हें सुझाइए। आगे के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं सेंट्रल बैंक में? इसी बैंकिंग स्पेस पूरा एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया स्पेस ने एंड आई थिंक वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा अभी बिफोर द बजट ऑल्सो। तो आपको इसमें अच्छा उछाल मिल सकता है, एक बार स्टॉक वापस नए हाई रीटेस्ट कर सकता है 56 के, और एक रैली भी शायद 60 की तरफ कंटिन्यू हो सकती है। तो अभी स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। तो थोड़ा आप कुछ महीनों का नजरिया बनाए तो स्टॉक ये ऊपर के लेवल छू सकता है, और आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 42 43 का। जब तक वो नहीं टूटता है तब तक बने रहे। ठीक है, तो ये है सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कौन कौन से होंगे ये बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र रहेगी यूके से आने वाली जीडीपी डेटा पर, और जो फेड इन्फ्लेशन मेट्रिक जो ट्रैक करते हैं यूएस का जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो है, इसका डेटा भी कल आएगा, तो डेफिनेटली इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। आवास फाइनेंसियर्स फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है एनसीडीज के इशुएंस को लेकर। जेके टायर अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। बोर्ड डिटर्मिन करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स का जो क्यूआईपी प्राइस, इस पर कल कंपनी की चर्चा होने वाली है। यूपीएल की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर, और इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। मिसेस बेक्टर्स फूड की करीब 20% इक्विटी लॉक इन पीरियड के बाहर आ रही है, और इसी के चलते ये स्टॉक को आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे एसआईएस लिमिटेड पर, क्योंकि कंपनी का जो बायबैक इशू है ये बंद होने जा रहा है। तो ये बात थी सेकेंडरी मार्केट्स थी, मगर प्राइमरी मार्केट्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है ऑफ लेट। और एक आईपीओ जो है आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ कल बंद होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। इनफैक्ट कल आखिरी दिन होगा अगर आपको ये आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना है तो इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे एक दूसरे इवेंट पर। फाइनेंस मिनिस्ट्री पीएसपीज के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने वाले हैं, और लार्जली इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का वीआईपी शेयर। आदित्य, सबसे पहले आपसे जानेंगे आपके वीआईपी स्टॉक्स, बताइए कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर? बिल्कुल, देखिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में नजरिया काफी कल बहुत बड़ी गिरावट आई, आज बहुत बड़ी तेजी आई। तो एक दो दिन में देना चाहूंगा बाजार को एक क्लियर कट ट्रेंड एस्टैब्लिश होने के लिए। तो आज की मेरी रणनीति लॉन्ग शॉर्ट की रहेगी। तो लॉन्ग जाएंगे सिप्ला पे, जिसे बाय कर सकते हैं 1220 पे।
और स्टॉप लॉस रहेगा 1190 का, और टारगेट रहेगा 1250 से लेके 1270 का। दूसरा स्टॉक रहेगा HCL टेक, जो शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा, उसको शॉर्ट कर सकते हैं 1421 में। 1450 रहेगा स्टॉप लॉस, और 1390 से 1370 रहेगा टारगेट। ओके, तो सिप्ला और HCL टेक, सिप्ला में 1250-1270 के टारगेट्स और HCL टेक में 1390 से 1370 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। HCL टेक में और सिप्ला में खरीदारी करने की सलाह है। शर्मिला मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं? आई एम रिकमेंडिंग बाइंग BHEL, जैसे कि हमारी डिस्कशन चल ही रही थी। इंफ्रा स्पेस मुझे काफी पसंद आ रहा है, इनका भी ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है। उसके साथ साथ आई थिंक व्हाट आई लाइक मोर इज कि अभी अगर हम देखेंगे तो पावर स्टॉक्स में, डिफेंस में, रेलवेज में, इनमें सब में जो केपेक्स काफी बढ़ गया है, और उस वजह से इनकी ऑर्डर विजिबिलिटी और इम्प्रूव होते हुए दिखी है। उसके साथ साथ उन्होंने नए टेक्नोलॉजीज में अपना कदम रखा है, like for instance हाइड्रोजन एनर्जी CMDI के साथ एक MOU साइन किया है एक्सेट्रा, उनके लिए मशीन्स बनाने के लिए। तो ये पहल भी मेरे हिसाब से आगे चलकर फायदे की रहेगी। सो ओवरऑल दिस इज अ सेक्टर दैट आई लाइक एंड स्टॉक विद इन दैट BHEL। इसको आप एक लॉन्ग टर्म नजरिए से खरीद सकते हैं, 12 से 18 महीने का नजरिया रहेगा विद अ टारगेट ऑफ 200। राइट, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी दर्शकों के सवाल ले लेंगे। राजेश कुमार शाह जी का सवाल IDFC फर्स्ट बैंक पर ही आया। थोड़ी देर पहले आदित्य रिकमेंड भी कर रहे थे इस स्टॉक को, इनका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने 11,000 शेयर्स 35 रुपए पर लिया हुआ था, तो काफ़ी शानदार गेन हो रहा है। हमने तो स्टॉक में 100 रुपए तक के भी लेवल्स देखे और मुनाफा देखिए स्क्रीन पर 5,80,850 के आसपास का मुनाफा इन्हें इस स्टॉक में हो रहा है। 88 पर आ चुका है ये स्टॉक, शेयरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा, तो मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा है इनको स्टॉक में। आदित्य ने टेक्निकली तो रिकमेंड किया था। शर्मिला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, इनको तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है, लॉन्ग टर्म निवेशक भी हैं, आगे आप क्या सलाह देंगे? अभी भी बने रहें? और एक और सवाल होगा इससे जुड़ा, अगर IDFC फर्स्ट बैंक में अभी मौजूदा स्तर पे किसी को एंट्री लेनी हो तो क्या आपको अच्छा लग रहा है ये स्टॉक? बिल्कुल, मेरे हिसाब से मेरे भी बाइंग लिस्ट में ये स्टॉक है, और 2-3 बड़ी वजह है। एक तो जिस तरह से उनके काफी लेगेसी इश्यूज थे, उसमें से वो काफी जिस तरह से बाहर निकले हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा बुक रिस्ट्रक्चर किया है, जो MSME पर डिपेंडेंस था एक्सेट्रा, तो उनके रेशियोज भी हमने देखा है कि इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं, विच इज समथिंग जिसके बारे में मैनेजमेंट ने काफी बात की है। दूसरी चीज अभी जो हाल ही में हुई है, ये है कि दे उनको भी एक IDFC के साथ उनका एक मर्जर की एक प्रपोजल था, उसको अब मंजूरी मिल गई है। तो IDFC और IDFC फर्स्ट अब एक एंटिटी होंगे, तो उसकी सिनर्जीज भी इनके फेवर में रहेंगी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू रखिए इस स्टॉक में। और जो सॉर्ट ऑफ इमर्जिंग बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स, उनमें ये मुझे काफी एक पसंद आने वाला स्टॉक है। तो काफी लंबे टारगेट्स रहेंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स आई थिंक थिंग्स आल्सो टू फॉलो इन प्लेस। लेकिन बिल्कुल मेरे हिसाब से आप बने रहिए। वंस अगेन जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, अगर आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल बने रहिए। बने रहिए। IDFC फर्स्ट बैंक तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहा है। अगर मौजूदा स्तर पर भी आपको एंट्री लेनी है तो बिल्कुल मत झिझकिए और आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक आप को ये राय दी जा रही है इस बीच। ललित जी का सवाल आया है SGVN पर 300 शेयर्स इन्होंने 91 पर ले लिया हुआ है। ये तो हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी, और ये तो मेंशन नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट ललित, क्या व्यू बन रहा है आपका? इनकी खरीद के पास ही स्टॉक है और बहुत ही मामूली नुकसान पे हैं ये। SGVN में क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप नेक्स्ट? देखिए, स्टॉक का पैटर्न बहुत बेहतरीन है और स्टॉक की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है, तो इसका फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा बन रहा है। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो ही आप इस स्टॉक में से निकले, बट आपका अगर 1-2 साल का नजरिया है या कुछ मंथ्स का भी नजरिया है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में आगे भी जाके आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपको स्टॉप लॉस एस्टेब्लिश करना है 80 का, और ऊपर की साइड टारगेट देखे जा सकते हैं 100 के और 120 के।
120 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एसजीवीएन में, तो आप बने रहिए और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए। सुभाष नाहर जी ने सवाल भेजा है यूनियन बैंक पर। 1000 शेयर्स हैं इनके पास और इनकी जो खरीद है वो 108 पर है यूनियन बैंक में। शर्मिला जी क्या सजेस्ट करेंगे? हमने देखा यूनियन बैंक में भी हाल फिलहाल में अच्छी तेजी दिखी। इनफैक्ट पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस ही चल रहा था और इनको भी अच्छा मुनाफा हो रहा है फिलहाल इस स्टॉक में। कैसा लग रहा है आपको ये शेयर? बने रहने की राय देंगे या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है लेकर निकल जाए इससे? मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। जिस तरह का वैल्यूएशन है यूनियन बैंक का, प्राइस टू बुक काफी मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। और ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस ऐसा है जो काफी दिक्कतों के बाद बाहर निकला है और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिख रही है। सो आई वुड हैव टारगेट्स ऑफ क्लोजर टू 130 ऑन द स्टॉक, तो वो टारगेट ध्यान में रखकर वो बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह यूनियन बैंक पर और टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतने ही सवालों को शामिल करेंगे हम। आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और शर्मिला मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।